हेलो दोस्तों, आज के इस हाई इम्पैक्ट सेशन में हम इकोनॉमिक्स और कोर बैंकिंग का एक ऐसा बैकबोन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट, कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग एंड मॉनेटरी कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस शानदार और डिटेल्ड हैंड रिटन माइंड मैप के एक बॉक्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क्स और कोर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज को बिना कुछ छोड़े पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कंप्लीट मास्टर क्लास को। सबसे पहले आते हैं हमारे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर, जो है पॉइंट नंबर 1, मॉडर्न करेंसी एंड रिजर्व मनी। यहाँ समझते हैं मॉडर्न करेंसी सिस्टम को। मॉडर्न मनी को इकोनॉमिक्स में फिएट मनी और लीगल टेंडर कहा जाता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इश्यू किया जाता है। याद रखिएगा, ये कमोडिटी मनी नहीं होती है। कमोडिटी मनी जैसे पुराने जमाने के गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स होते थे, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी अस मेटल की कीमत उसकी फेस वैल्यू के बराबर होती थी। मॉडर्न करेंसी पर जो वैल्यू लिखी है, उसकी रियल वर्थ अस पेपर की वजह से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की गारंटी से होती है। इसके ठीक नीचे रिजर्व मनी बताया गया है, जिसे हम सिंबल M0 से डिनोट करते हैं। इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन यानी CIC, सेंट्रल बैंक मनी, बेस मनी और हाई पावर्ड मनी शामिल होते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रैप एग्जाम के लिए याद रखिएगा, रिजर्व मनी में सेविंग मनी यानी आपके और हमारे सेविंग्स अकाउंट्स में जमा पैसा शामिल नहीं होता है। फ्लैट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इंटरमीडियरीज। यहाँ टोटल 3 इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं। पहला है कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थियरी। इसका दूसरा नाम कैश बैलेंस अप्रोच है। ये थियरी सीधे रूप से बताती है कि कोई व्यक्ति अपने टोटल एसेट्स का कितना % लिक्विड कैश या गोल्ड के फॉर्म में होल्ड करना चाहता है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आपके पास टोटल 1 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं और आप USME से 50 लाख रुपीस लिक्विड कैश या गोल्ड के रूप में अपने पास रखने का फैसला करते हैं, तो ये आपका कैश बैलेंस अप्रोच है। दूसरा है केन्जियन थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी भी कहते हैं। ये थियरी दिखाती है कि लोग दूसरे एसेट्स जैसे लैंड या बॉन्ड्स के मुकाबले कैश होल्ड करने को कितनी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस देते हैं। तीसरा सेगमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी को सही से अप्लाई करने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बेहद एसेंशियल हैं। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC पॉलिसी रेट्स को चेंज करती है, तो ये इंटरमीडियरीज उसके रिस्पांस में अपने लैंडिंग और डिपॉजिट रेट्स को एडजस्ट करते हैं। एक क्रूशियल पॉइंट याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे पॉलिसी रेट्स लेस देन 1 ईयर यानी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जबकि जो हमारा बैंक रेट होता है वो मोर देन 1 ईयर यानी लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं राइट साइड के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट पैनल पर, पॉइंट नंबर 3, द बाज़ेल नॉर्म्स इन का डीप डाइव। सबसे पहले इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बाज़ेल एक्चुअल में स्विट्जरलैंड का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम में बाज़ेल अकॉर्ड्स पूछो जाए जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो वो एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स में बाज़ेल नॉर्म्स की बात होती है, तो ये बैंकिंग स्टेबिलिटी की गाइडलाइंस है जिसे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS इशू करता है। अगर इसकी टाइमलाइन पर नजर डालें, बाज़ेल 1 को ईयर 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया में इसे ईयर 1998 में इम्प्लीमेंट किया गया। बाज़ेल 2 को ईयर 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। बाज़ेल 3 को ईयर 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें देश के बैंकिंग सिस्टम्स को क्रैश से बचाने के लिए LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और NSFR जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाए गए। यहाँ NSFR का मतलब है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो इंश्योर करती है कि बैंक्स के पास इतना रिजर्व फंड्स होना चाहिए कि अगर उनकी इनकम पूरी तरह स्टॉप भी हो जाए, तो भी वो प्योर 1 ईयर तक अपने एक्सपेंस को आराम से कवर कर सकें। इसके बाद आता है कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो यानी का, जिसे CRAR भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये बैंक के कैपिटल और उसके रिस्क वेटेड एसेट्स का एक रेशियो होता है जो बैंक को सडन बैंकरप्सी से बचता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला इस तरह है, का इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट टोटल कैपिटल टेक्स्ट रिस्क वेटेड एसेट्स RWA टाइम्स 100। इसे समझने के लिए रिस्क वेट के एग्जांपल्स को इस टेबल से देखिए। बैंक जब भी लोन देता है, तो कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से रिस्क वेट डिसाइड होता है। अगर लोन किसी IAS ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति को दिया गया है, तो डिफॉल्ट का रिस्क 0% होता है। अगर लोन किसी प्राइवेट जॉब करने वाले को दिया गया है, तो रिस्क वेट 50% होता है। और अगर लोन किसी डिफॉल्टर को दिया गया है जिसका CIBIL स्कोर बहुत लो है, तो रिस्क वेट 70% तक हाई हो जाता है। इंडियन टारगेट के मुताबिक भारत में सभी बैंक्स को कंपलसरी रूप से 9% का काम मेंटेन करना ही पड़ता है। यहाँ 2 बफर कॉन्सेप्ट्स भी समझाए गए हैं। पहला है CCB यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो टोटल कैपिटल का 2.5% पर फिक्स्ड होता है।
और दूसरा है CCCB यानी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ये बफर फिक्स्ड नहीं होता, ये मार्केट में मनी सप्लाई के हिसाब से 0.5% से लेकर 2.5% के बीच वेरी करता है। जब मार्केट में इन्फ्लेशन या हाई मनी सप्लाई होती है तो बफर बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के दौरान इसे लोअर कर दिया जाता है। चलिए अब लेफ्ट मिडिल पैनल पर चलते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 4, बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री। यहाँ से डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं। नारसिम्हम कमेटी 2 ने देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर और कंसोलिडेशन की रिकमेंडेशन दी थी ताकि संख्या में कम पर बड़े और मजबूत बैंक्स बनाए जा सकें। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन यानी BFS को 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। नेशनलाइजेशन की बात करें तो देश में सबसे बड़ा मेजर बैंक नेशनलाइजेशन ईयर 1969 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम को ईयर 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कस्टमर्स की कंप्लेंट्स का क्विक और टाइमली रेजोल्यूशन किया जा सके। RN मल्होत्रा कमेटी हमारे इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है, जिसने 1993 में काम शुरू किया, 1994 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इसी के कारण यह 1999 में IRDA यानी IRDA का निर्माण हुआ। BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड को यह 1995 में RBI की एक ऑफिशियल सब्सिडरी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था और BCSBI यानी बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया को 18 फरवरी ईयर 2006 में सेटअप किया गया था। इसके साथ हाई नीचे नोट करिए द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CCIL को ईयर 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था। फ्लैट सेंटर बॉटम में दिए गए पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपने PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को पब्लिक या प्राइवेट एंटिटीज को बेचती है तो यूज डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी कंपनी में पैसा लगाकर शेयर्स खरीदना इन्वेस्टमेंट है और उसके उल्टा गवर्नमेंट द्वारा शेयर्स बेचकर पैसा निकलना डिसइन्वेस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 6 है महारत्न कंपनी क्राइटेरिया। किसी भी कंपनी को महारत्न स्टेटस पाने के लिए 3 मैंडेटरी क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। पहला, उनका टर्नओवर कम से कम 25,000 करोड़ रुपीस होना चाहिए। दूसरा, उनकी नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए और तीसरा, उनका नेट प्रॉफिट कम से कम 5,000 करोड़ रुपए होना मैंडेटरी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक ऑफिशियल महाराष्ट्र कंपनी है। फ्लैट लेफ्ट बॉटम पर आते हैं। पॉइंट नंबर 7, मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स, स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक कॉन्सेप्ट वो होता है जिसे किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। जैसे अगर हम पूछें इसी वक्त मार्केट में टोटल कितना पैसा सर्कुलेशन में है, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वही फ्लो कॉन्सेप्ट वो होता है जिसे एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम यानी समय के दायरे में मेजर किया जाता है। जैसे पिछले महीने की 15 डेट से लेकर आज तक कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसके साथ हाई पॉइंट नंबर 8 में फंक्शंस ऑफ मनी के 3 को पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू और तीसरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए अब आते हैं बॉटम सेंटर के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर। पॉइंट नंबर 9, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA डीप डाइव। NPA की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऐसे लोन्स जो बैंक के लिए परफॉर्म करना बैंड कर देते हैं, यानी जहां से इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट आना पूरी तरह रुक जाता है। हमें पता है कि हमारे EMI के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर इसकी क्लासिफिकेशन टाइमलाइन को ग्राफ से समझें तो जिस दिन पेमेंट मिस होती है यूज डे 0 कहते हैं और वो SMA 0 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कैटेगरी में जाता है। 1 से 30 डेज तक डिले होने पर ये SMA 1 बनता है। 31 से 60 डेज तक डिले होने पर ये SMA 2 बनता है। 61 से 90 डेज तक डिले होने पर ये SMA 3 कहलाता है। और जैसे हाई डिले 90 डेज को क्रॉस करता है, ये ऑफिशियली NPA यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स डिक्लेयर हो जाता है। NPA बनने के बाद इसकी 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं। सबस्टैंडर्ड एसेट, जब कोई लोन NPA स्टेटस में अप टू 1 ईयर तक रहता है। डाउटफुल एसेट, जब लोन NPA स्टेटस में 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स के बीच तक फंसा रहता है। लॉस एसेट, जब लोन NPA स्टेटस में 3 ईयर्स से ज्यादा क्रॉस कर जाता है। ऐसे लोन्स को बैंक रिकवरी की उम्मीद छोड़कर अपने बैलेंस शीट से रिमूव कर देता है। आखिर में आते हैं राइट बॉटम कॉर्नर पर। पॉइंट नंबर 10, स्पेशलाइज्ड बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। यहाँ 5 एडवांस टर्म्स हैं। पहला है बैंक रन। ये एक ऐसी पैनिक और क्राइसिस सिचुएशन होती है जब किसी नेगेटिव खबर के चलते सारे डिपॉजिटर्स का बैंक से ट्रस्ट उठ जाता है और वो एक साथ बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिससे बैंक कोलैप्स हो सकता है। दूसरा है हेयर कट। ये एक सेटलमेंट प्रोसेस है जहां बैंक लोन रिकवरी ना होने पर थोड़े नुकसान पर राजी हो जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट से कम पैसा लेकर यूएस लॉस एसेट लोन अकाउंट को हमेशा के लिए क्लोज कर देता है।
तीसरा है इंटरेस्ट सबवेंशन। ये गवर्नमेंट की एक सब्सिडी स्कीम होती है जहां सरकार बोरोअर के इंटरेस्ट का एक हिस्सा खुद पे करती है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर टोटल इंटरेस्ट 10% है और गवर्नमेंट ने 4% की सबवेंशन दी है, तो बोरोअर केवल 6% पे करेगा और बाकी 4% सरकार डायरेक्ट बैंक को देगी। चौथा है वेव ऑफ यानी वेव ऑफ। ये अक्सर इलेक्शंस के दौरान देखा जाता है जब गवर्नमेंट किसी लोन को पूरी तरह कैंसिल यानी माफ कर देती है और उस पूरे अमाउंट का कंपनसेशन सरकार खुद बैंक को पे करती है। पांचवा है राइट ऑफ यानी राइट ऑफ। जब बैंक किसी लोन को रिकवरी ना होता देख लॉस कैटेगरी में डाल देता है और बैलेंस शीट से हटा देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लोन माफ हो गया है। बैंक अलग अलग लीगल मीन्स या ARCS एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के जरिए उसकी रिकवरी के अटेम्प्ट्स लगातार जारी रखता है। तो दोस्तों, ये था हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग रिफॉर्म्स और NPA फ्रेमवर्क का एकदम एग्जॉस्टिव और कंप्लीट मास्टर सेशन। इस शानदार हैंड रिटन माइंड मैप की फ्री हाई क्वालिटी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सुपर टॉपिक के साथ। थैंक यू।